करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो रिवीजन सेक्शन होता है अपना, तो कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी कि अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। इनकी पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। इसके अलावा भारत की तरफ से ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है लापता लेडीज को। और अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा जी ने एडीबी के द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की लागत वाली एक योजना का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा की है। ये नाम अब होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। आईएसआई पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, इसके नए प्रमुख होंगे मोहम्मद असीम। और 25वां आईफा अवार्ड, इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जाएगा, जबकि 24वां जो 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये अबू धाबी यूएई में आयोजित किया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार होने का रिकॉर्ड किसने बनाया? चिरंजीवी चक्रवर्ती ने। इसके अलावा अभी हाल ही में गैर संचारी रोगों यानी एनसीडी और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में उपलब्धियों के लिए 2024 का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड जीता है दोस्तों। किसने? आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। भारत और भूटान के बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है और फेडरल बैंक के नए सीईओ बन गए हैं केवीएस मणियन। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिसका आपने रिवीजन किया 1 मिनट में। ये कल का था। अब आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में दी जाएगी। आपको एमजेटी ऐप पर मिल गई है, आप जाकर के उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिन में ही क्विज और पीडीएफ आ जाती है, आप जाकर के उसे एमजेटी ऐप पर सॉल्व कर सकते हो। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है दोस्तों, किसने? रिया सिन्हा ने। रिया सिन्हा आपको यहां पर दिख रही हैं, ये मिस यूनिवर्स इंडिया होंगी 2024। अच्छा, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन होती हैं और मिस इंडिया वर्ल्ड कौन होती हैं? दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिए। देखो, आप जानते हो कि वर्ल्ड लेवल पर भी दो बड़ी प्रतियोगिता होती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग देशों में, लेकिन दो सबसे बड़ी होती है, एक मिस यूनिवर्स, एक मिस वर्ल्ड। अब जो मिस यूनिवर्स इंडिया जीतती है ना, वो मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करने जाती हैं, और जो मिस इंडिया वर्ल्ड जीतती हैं वो भारत को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने जाती हैं। समझ में आई बात? तो यानी मिस यूनिवर्स ये इंडिया बनी है, तो ये मिस यूनिवर्स वाला जो प्रतियोगिता होगा उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करनी जाएंगी। होता नहीं है जैसे कि अपने यहाँ जीत गए हैं, या अपने जैसे कोई गेम होता है, टूर्नामेंट होता है, तो होता है कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर जोनल लेवल का होता है, फिर स्टेट खिलाया जाता है, फिर नेशनल लड़ाया जाता है, फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल में वो प्रतिनिधित्व करता है, अगर सब जगह जीतता जाता है तो। ऐसे ही ये भी है। तो यहाँ पर रिया सिन्हा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत गई हैं। जयपुर राजस्थान में अभी इसका आयोजन किया गया था इवेंट का, और इसमें ये टॉप पर रही। फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड पर रही प्रांजल प्रिया, सेकंड रनर अप यानी कि थर्ड पर रही छवि वर्ग। अच्छा, एक और बात, इनको ताज पहनाया उर्वशी रतौला ने, जो कि खुद मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी हैं 2015 में। हालांकि आगे मिस यूनिवर्स नहीं जीत पाई थी। तो 9 से 22 सितंबर तक आयोजित किया गया। चलिए, अच्छा, मैक्सिको में होगा अगला वाला मिस यूनिवर्स। कब होगा? नवंबर में, है ना। नवंबर में, दिसंबर में मैं आपको बता चुका हूं, नवंबर दिसंबर में मिस यूनिवर्स की घोषणा की जाती है। तो 2024 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, 2024 इवेंट के लिए। 2023 की अगर विजेता पूछा जाए तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता है सेनिस पलासियोस। कहाँ की हैं ये पूछा जाता है, तो आप बताओगे निकारागुआ की हैं। ठीक है। मिस वर्ल्ड कहाँ की हैं और कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिज़कोवा है, चेक गणराज्य की हैं। मिस वर्ल्ड जो है ये फरवरी मार्च के आसपास अनाउंस किया जाता है, और मिस यूनिवर्स जो है ये नवंबर दिसंबर के आसपास अनाउंस किया जाता है। इसीलिए 2024 का मिस वर्ल्ड तो हमें पता है, लेकिन 2024 का मिस यूनिवर्स अभी नहीं पता है। अभी इवेंट होना है मैक्सिको में। बाकी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बताया था, ध्रुवी पटेल ने जीता है। ये और सारे इवेंट हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये दोनों सबसे ज्यादा है। अगला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी,
इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में आलोक रंजन को। अच्छा, आलोक रंजन जो है एनसीआरबी के 2026 में 30 जून तक नियुक्त रहेंगे। इनका कार्यकाल इतना रहेगा। किसकी जगह पर आए हैं? विवेक गोगिया के स्थान पर आए हैं। एनसीआरबी दोस्तों ये वही संस्था है जो क्राइम के डेटा रिलीज करती है। आप देखते हो ना, जब आजकल जो ऑनलाइन एफआईआर होती है, आप देखते हो कि जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि इसके नाम एफआईआर हो गया, ये एफआईआर की कॉपी है, तो उसमें टॉप पर देखोगे ना तो लिखा होगा एनसीआरबी। एक्चुअली में एनसीआरबी है वो डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था जो पूरा का पूरा बताती है कि क्राइम रिकॉर्ड्स क्या हैं, जिससे पता चलता है किस राज्य में कितने प्रकार के कौन कौन से क्राइम आ रहे हैं। तो अब इस मामले में एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज्यादा क्राइम स्टेट राज्य कौन सा है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा क्राइम वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे आता है कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ बताओ किस राज्य में ज्यादा होता है, या कहाँ पर बाल क्राइम जो चाइल्ड क्राइम है वो ज्यादा होता है, या फिर मतलब अलग अलग टाइप के कम्युनिटी से वाइज हर प्रकार के डेटा ये रखता जाता है और रिलीज करता है साल में एक बार। तो ये बात ध्यान रखना। एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च को 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अब होंगे आलोक रंजन। अच्छा, कुछ लोग की ये शिकायत रहती है, उनको ना तुरंत चाहिए होता है कि जब मैं समझा रहा होता हूँ तभी उनको ये पढ़ना होता है, मेरी बातें नहीं सुनते हैं। जानबूझ करके मैं सामने आता हूँ। यहाँ पर आपको मौका दिया जाता है साइड होने का लास्ट में, लेकिन शुरू में पहले बात सुन लिया करो। ठीक है, जब दिमाग में घुस जाएगा ना तब इसको देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तुम लोग को क्या दिक्कत होती है कि बस तुरंत पहले देखना होता है। पीडीएफ तो दे ही जाती है यार, पीडीएफ में पढ़ लेना बाद में, पहले बातें सुन लिया करो। ठीक है, बहुत सारे कमेंट में देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। चलिए आगे, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे आईएसआई का प्रमुख बनाया गया मोहम्मद असीम को। वायुसेना के प्रमुख बने हैं दोस्तों एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कलकेश नारायण सिंह देव। तेलंगाना की पुलिस में डीएसपी नियुक्त की गई निखत जरीन। आर एस शर्मा ओएनडीसी के गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। राजेश वर्मा को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। अगला, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स अभी जारी की गई, भारत पहली बार पहुंचा तीसरे स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें यह बताया जाता है कि एशिया में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पता है कौन है? एक नॉन एशियन कंट्री, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये टॉप पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है ये एशिया का है ही नहीं, ये देश आप जानते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। तो अब ये कैसे हो गया? तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये एशिया पावर इंडेक्स जो है ना, ये लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट। ये अपने 8 पैमाने बनाया हुआ है। 8 पैमानों के आधार पर देखता है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब कौन कितना ज्यादा पावरफुल है इसमें यही नहीं है कि आपके पास हथियार कितना है या आपके पास सैनिक क्षमता कितनी है, ये नहीं है। ये वाली रिपोर्ट तो सिप्री जारी करता है। यहाँ पर क्या होता है, 8 जो पैमाने होते हैं इसमें इकोनॉमी भी देखी जाती है, इसमें देखा जाता है फ्यूचर प्लान क्या है, इसमें देखा जाता है हथियार कितने हैं, इसमें देखा जाता है एयरबेस कितने हैं, कहाँ तक पहुंचे, कितने रिलेशंस किससे किससे कितने हैं, डील आने वाले समय में किससे किससे क्या होने वाली है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होने वाला है। ये सब देखने के बाद पावरफुल, असली पावरफुल की यहाँ लिस्ट जारी की जाती है। तो इन सब मामले में अमेरिका कैसे टॉप पर आ गया सर? ये एशिया में, जब एशिया में आ रही है बात तो ऑब्वियस सी बात है एशियन कंट्री होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली में अमेरिका का एशिया में भी बहुत सारे देशों में एयरबेस वगैरह है, बहुत सारे देशों से ऐसी डील है आने वाले फ्यूचर प्लान्स में भी, और प्लस पीछे भी काफी डील रही है। इंडिया से भी अगर डील उठा करके देखोगे कितना रहता है, तो इन सब मामलों से अमेरिका यहाँ पर भी टॉप पर रहता है, ये रहता ही है टॉप पर। सेकंड पर चाइना है, बदलाव हुआ है तीसरी रैंक में। अब तक जो है ये पिछली बार अगर बात करें तो जापान था, उससे पहले रसिया हुआ करता था। जापान जो है ये तीसरे पर था, भारत ने इस बार जापान को भी पीछे कर दिया है, भारत आ गया है तीसरे स्थान पर। एक्चुअली में पूरा तरह ये कहना सही नहीं होगा कि भारत ने पीछे किया जापान को। जापान में स्थिति इस समय काफी गड़बड़ चल रही है, वो जापान धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है खुद भी अपने कर्मों की वजह से। फिलहाल
इंडिया भी थोड़ा ग्रोथ कर ही रहा है और जापान भी थोड़ा नीचे भी जा रहा है। इस वजह से इंडिया जल्दी आ गया, जो चीजें 1-2 साल में होने वाली थी वो अभी हो रही। ठीक है, ऐसा ही आपको इकोनॉमी में भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया थिंक लोवी इंस्टीट्यूट ये जारी करता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज इसमें डेवलपमेंट हुई कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है तिमोर लेस्ते, छोटा सा देश है। इस रिपोर्ट में इसे पहली बार शामिल किया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में केवल 27 देशों को ही शामिल किया गया है। इतने ही आसपास में देश शामिल किए जाते हैं और तिमोर लेस्ते इस बार पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, समझ में आई रिपोर्ट। चलिए, 2023 में भारत चौथे पर था, इस बार भारत है तीसरे स्थान पर। कुछ और रिपोर्ट्स हैं पिछले दिनों में, रिवीजन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें स्थान पर भारत रहा है। इसके अलावा वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में 40वें पर, ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें पर, हेनले पासपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में 82वें स्थान पर, 82 स्थान पर। इसके अलावा जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर, आईएमएफ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 72वें स्थान पर, और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन के सूचकांक में 176वें पर है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वें स्थान पर इंडिया है। अगला, भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा हुई। CO2 से मेथेनॉल यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट, ये भारत में पहला होगा और ये पुणे में स्थापित किया जा रहा है। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगा, आगे चल करके जब सही तरीके से ये प्रदर्शन कर रहा होगा तो इसे पूरे फुल फ्लेज में चलाया जाएगा। तो इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट इज कम टू पुणे, पुणे यानी महाराष्ट्र में। 31 करोड़ की लागत आने वाली है इसको बनाने में, और ये 1.4 टन प्रतिदिन का ये कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला प्लांट होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी समस्या है, आप जानते हो। CO2 उत्सर्जन को कम से कम या कहें बिल्कुल खत्म करने पर भारत भी लगा हुआ है। भारत ने लक्ष्य जताया है कि हम भाई 2070 तक, कब 2070 तक जो है ये जीरो कार्बन एमिशन वाले देश बनेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले, नेट जीरो मतलब कि जितना उत्सर्जन होगा उसको कहीं न कहीं कन्वर्ट करने का भी प्रयास करेंगे। तो ठीक, ये सब ऐसे ही प्लांट जो होंगे वो वहां पर बड़ी भूमिका निभाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है माइनस प्लस। ठीक है, जैसे -5 है आपके पास, आपने 5 और जोड़ दिया तो नेट आया कितना, 0। ठीक है, तो नेट मतलब ये होता है कि जितना उत्सर्जन आपका कार्बन का होगा, जो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं या गाड़ियां चलती हैं या बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि गाड़ियां वगैरह तो जल्दी इन सब का खत्म ही कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वहां से जो भी उत्सर्जन होता है कार्बन का, तो हम लोग कुछ ऐसे ऐसे प्लांट भी लगाएंगे जो CO2 को सोखेगा और उसको या तो मेथेनॉल या अन्य चीजों में वो कन्वर्ट करेगा, तो जिससे नेट जीरो कार्बन एमिशन अपना हो जाएगा पूरा का पूरा देश 2070 तक। भारतीय रेलवे 2030 तक होने का लक्ष्य रखा था, उससे पहले ही टारगेट अचीव कर रहा है। इसकी आधारशिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कारंदीकर ने रखी है, और ये यहाँ पर देखो कार्बन कैप्चर और उपयोग CCU एक होता है, CCU टेक्नोलॉजी, इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। ठीक है, ये जो सिस्टम मैंने बताया ये इसे CCU कहते हैं, कार्बन कैप्चर और यूजेस। अगला, एक और जरूरी बात, संकल्प बैच में देखिए कल बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया। बहुत सारे लोग जो हैं ये पेंडिंग मतलब कि किए हुए हैं कि सर मेरा कल बैंक खुलेगा, वहां से पैसा निकलवाएंगे या फिर पैसा जमा करेंगे, बहुत सारे कंडीशंस आए हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं ये कल व्यवस्था नहीं कर पाए। इन सब चीजों को देखते हुए एक दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है आपका ये ऑफर, जो मैंने बताया था ना कि मात्र 399 में आपको मिल रहा है 2 दिनों के लिए, तो वो एक दिन के लिए और इंक्रीज किया जा रहा है कल से, लेकिन 599 पर हो जाएगा। तो भाई जिनके जिनके पास व्यवस्था कल नहीं हो पाई थी, एक और दिन का मौका है, आज आप इसको कीजिए। और हाँ, जैसे ही मान लीजिए अभी वो कूपन कोड जैसे मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है या ओवर हो जाता है, तो फिर आपको व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, दिख रहा है नंबर 7235939467, इस पर व्हाट्सएप करना है। और अब जगह जगह MGT ऐप पर भी ऑप्शन बने रहते हैं व्हाट्सएप का वैसे, तो आपको बताना है कि सर हमको थोड़ा सा शाम तक का मौका दे दीजिए, 8 बजे रात तक का मौका दे दीजिए, या फिर कूपन कोड नहीं काम कर रहा है, जो भी कंडीशन हो आपको जरूर व्हाट्सएप करके बताना है। ठीक है ना। चलिए, तो बाकी चीजें तो आपको मैं बता ही चुका हूं। और हाँ, डेमो क्लास आ चुकी है,
डेमो क्लास में जाइए, इनकी इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वहां पर। डेमो क्लास कहाँ मिलेगी? एमजेटी ऐप पर जाओगे, एमजेटी ऐप पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहां से आपको मोस्ट पॉपुलर बैच में जाना है। मोस्ट पॉपुलर बैच में जाकर के आपको संकल्प बैच चुनना है। संकल्प बैच में जाओगे, डेमो पर जाओगे, फ्री डेमो क्लास है, फ्री में डेमो देखो, वहीं पर पीडीएफ भी दी गई है, तो आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा कैसे आती है क्लासेस। ठीक है, उसके बाद बाय नाउ करना है, यूज करना है कोड FIRST। FIRST कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसके द्वारा नई दिल्ली में 16वीं ASOSAI असेंबली का उद्घाटन किया गया? तो असोसाई असेंबली, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। ये कैग्स की एक प्रकार की मीटिंग है। भारत के कैग के द्वारा, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा आयोजित की गई ये सभा, इसमें 42 देशों के लगभग 200 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा में शामिल हो रहे हैं। 24 से 27 सितंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, एसओसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो ये बेसिकली एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों का एक संगठन होने वाला है, और इसकी अध्यक्षता अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी कर रहे हैं, जो कि भारत के वर्तमान में कैग हैं। ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये कर रहे हैं इसका। और भारत जो है 2024 से 2027 तक अध्यक्ष इसका रहने वाला है। अगला, एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है दोस्तों प्रत्यक्षा रे को। प्रत्यक्षा रे जो है ये तैराक हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, और इन्होंने अभी जब खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम हुआ था ना, खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसमें इन्होंने 6 मेडल जीते थे। 6 मेडल। मैंने आपको कई बार बताया है कि देखो, अगर भारत को ओलंपिक्स में या वैसे बड़े कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स वगैरह में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर परफॉर्मेंस दिखानी है ना, मिडिल टेबल में अपनी पोजीशन दिखानी है ना, तो उनको तैराकी पर ज्यादा फोकस करना होगा। तैराकी एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा गेम होता है जिसमें अगर कोई एक खिलाड़ी निकला ना, तो वो कम से कम 6 से 7 या 8 मेडल लेकर के आता है, अगर किसी एक खिलाड़ी को अगर मजबूत बना दिए तो, है ना। तो इसी पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी या खेलो इंडिया यूथ गेम, इन सब के माध्यम से फोकस किया जा रहा है कि तैराकी पर भी जो अच्छे तैराक हैं उनको निकाला जाए, इन पर नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी ट्रेनिंग दी जाए। चाइना वगैरह में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उनको हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह पोजीशन पोस्चर बनाने और ऐसी चीजों, ऐसी कंडीशन में रखने का करके ट्रेनिंग दी जाती है। सोचो मतलब कहाँ तक चाइना चल रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिस वे में, जिस फ्लो में जाती है, उस फ्लो में वो तैराक को तैयार कर रहा है। तो ओलंपिक मेडल में वो टॉप पर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? फिलहाल ये जो है गुवाहाटी में जब हुआ था खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम, तो 6 मेडल इन्होंने जीते था। 4 गोल्ड था, 1 रजत था और 1 कांस्य था। आपने वो माइकल फिलिप का भी नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो सर्च कीजिएगा। वो 8 गोल्ड अपने पास रखा है, ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल है उसके। फिलहाल प्रत्याशा रे को 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा डोंडापति मृत्युम जयराम और तन्वी पत्री को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनको 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार सम्मान मिलेगा। एकलव्य पुरस्कार 1993 से दिया जा रहा है और ये इम्पैक्ट संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। अगला, वर्ष 2024 में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? भारत से हथियारों का आयातक, तो इसमें बन गया है, सबसे बड़ा बनकर के आया है आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई तो आपने जरूर ही सुनी होगी, इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है, क्लासेस दी हुई हैं। यहाँ पर फिलहाल आर्मेनिया के सपोर्ट में भारत रहता है। इससे अजरबैजान वगैरह और भी बाकी जो उसके सपोर्टिव देश हैं, तुर्की वगैरह, ये थोड़ा सा दुखी भी रहते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर देखो, आर्मेनिया जो है ये लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है आज के टाइम पर भारत से। अब देखो, वेपन में आपको मतलब ये सुनकर हैरानी होगी, आप सोचते होगे कि केवल हथियारों में, मतलब जब डील होती है बड़ी बड़ी तो उसमें फाइटर प्लेन जाएंगे या टैंक जाएंगे या S4 टाइप की कोई मिसाइल जाएगी, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भारत जो है ये लंबे समय से एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन भारत हेलमेट हो गया या बाकी इक्विपमेंट जैसे छोटे मोटे हो गए, गोला बारूद हो गया, इन सब का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। भारत अब जो है तेजस फाइटर हुआ या ब्रह्मोस मिसाइल जैसी डील करने लगा है। पहले भारत जो है इन्हीं सब चीजों की करता था और एक लार्ज स्केल में करता था। भारत के हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट की बात मैं बताऊं कि भारत जैसा बुलेट प्रूफ जैकेट और भारत जैसा बुलेट प्रूफ हेलमेट कोई नहीं बनाता है पूरी दुनिया में। इतना अच्छा होता है, जबरदस्त तरीके का होता है। और कानपुर का एक कोई लड़का है, वो बनाया, इंजीनियर है, वो बनाया था दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट। ठीक है, तो ये सब भारत के पास था, लेकिन अब भारत और भी अपना जो कह सकते हैं ना कि अपना पोर्टफोलियो वो बढ़ा रहा है, जिसके तहत पिनाका मल्टीपल
मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, आकाश मिसाइल है अपना, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं, एंटी क्राफ्ट सिस्टम है, हावित्जर है, एंटी टैंक रॉकेट है, एंटी ड्रोन उपकरण है, ये सब का भी एक्सपोर्टेशन कर रहा है। चलो बताओ, भारत ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल बेची है $300 मिलियन में, किसे बेची है कमेंट करके बताइएगा मुझे। इसके अलावा भारत ने दोस्तों तेजस फाइटर जेट की भी डील करी हुई है। तेजस फाइटर जेट आप जानते हो अपना LCA है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसमें इंजन जो है अमेरिका देता है, लेकिन LCA जो है ये भारत अपना खुद का बनाया हुआ है, इंडिजीनियस है। चलिए, तो यहाँ पर भारत से अर्मेनिया के बीच में कुल यहाँ पर एक्सपोर्टेशन हुआ है, भारत ने एक्सपोर्ट किया है $600 मिलियन का। ठीक है, इतने का हथियार अर्मेनिया ने 2024-25 में खरीदे हैं इस वित्तीय वर्ष में। अर्मेनिया है कहाँ पर? अर्मेनिया जो है, अगर आप मैप में दिखाऊं तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान छोड़ोगे, अफगानिस्तान छोड़ोगे, ईरान छोड़ोगे, उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपको अजरबैजान, अजरबैजान, जॉर्जिया और इधर तुर्की। इसके बीच में यहाँ पर एक जो देश दिख रहा है ना, छोटा सा देश, ये है दोस्तों अर्मेनिया। ठीक है ना, ये जो देश है ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल होती है येरेवन, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वहागन खाचतुरियन। मुद्रा क्या होती है? अर्मेनियाई द्रॉम यहाँ की मुद्रा होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा करके कितना किया है? तो मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में एक बार फिर से इंक्रीमेंट दिखाया है, और इसने 6.8% से इंक्रीज करके 7.1% का अनुमान अपना बताया है। आप मिंट का आर्टिकल देख पाओगे, मूडीज रेजेस इंडिया 2024 ग्रोथ रेट फोर्सेस टू 7.1%। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर इसने बताया हुआ है। इन्होंने इससे पहले 6.1% बताया था, फिर 6.8% किया, और अब 7.1% कर दिया है। 2025-26 के लिए, यानी अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने बताया है 6.5% पर रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। ये अनुमान है। भारत का रियल डेटा कौन जारी करता है? तो आप बताओगे, भारत में रियल डाटा जो जारी करता है वो CSO जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जारी करता है भारत का रियल और ऑथेंटिक डाटा कि कितना होने वाला है। इसी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब अनुमान लगाते हैं। जैसे S&P ग्लोबल रेटिंग ने अनुमान लगाया 6.8% का, RBI ने अनुमान लगाया 7.2% का भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का। अब थोड़ा सा जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जीडीपी समझ लीजिए। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब घरेलू उत्पाद, जितना घरेलू उत्पाद हो रहा है उसका सकल मतलब कि टोटल ग्रॉस। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये हुआ कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर तो समझते हो ना, 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक का पीरियड, तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई एक देश के सीमाओं के भीतर जितना भी सेवाओं का या जितना भी उत्पादों का उत्पादन होता है, उसी सब को जोड़ करके एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं जीडीपी। ठीक है ना, तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर हुए उत्पादन और सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन जो है वही जीडीपी कहलाता है। अगला, श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नया प्रधानमंत्री अपना बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति बने हैं ना, उन्होंने इस बार महिला को प्रधानमंत्री बनाया है, और ये है श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। नाम क्या है? हरिनी अमरसूरिया, डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। आपको मैप में यहाँ इमेज तो नहीं लगा हुआ है, चलिए मैं एडिटिंग में लगा दूंगा। तो यहाँ पर वो बनी है तीसरी महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके तार भारत से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज की ये पूर्व छात्रा रही हैं। ठीक है ना, हरिनी अमरसूरिया समाजशास्त्र से ग्रेजुएशन की हुई थी, और उसके बाद ये जाकर के श्रीलंका में अब आज के टाइम पर प्रधानमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, जिनके बारे में हम लोगों ने कल या परसों चर्चा की थी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा मुझे, श्रीलंका की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी ना, वो थी सिरिमाओ भंडारनायके, सिरिमाओ भंडारनायके। और ये सिर्फ श्रीलंका की ही पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, ये पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। ये नाम याद रखना, सिरिमाओ भंडारनायके। ठीक है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए आगे अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आप देखोगे, जब भी भारत का मैप लेते हो तो श्रीलंका का मुफ्त में ही मिल जाता है। तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि श्रीलंका आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये मन्नार की खाड़ी या कहे पाक जलडमरू मध्य, इनके थ्रू भारत से अलग होता है श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर है, राजधानी इसकी श्री जयवर्धने पुराकोट्टी और कोलंबो होती है। मुद्रा इसकी श्रीलंकाई रुपया है, और मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम आपको बताया है। अगला,
यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं जो हाल फिलहाल के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जैसे जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन नियुक्त किए गए, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतो गर्तार्न सिनावात्रा नियुक्त किए गए, रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागमे नियुक्त किए गए, नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान नियुक्त किए गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा बने हैं। अगला, सितंबर 2024 में किस राज्य ने होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि के मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी होटल, रेस्तरां, ढाबे या खाने पीने की जो चीज बेचने वाले जो भी दुकानदार हैं, उन सबको नेम प्लेट पर अपना मतलब बोर्ड पर जो होगा दुकान के सामने, उसमें नेम प्लेट लिखना अनिवार्य होगा। इससे जो बहुत सारी ऐसी चीजें अभी सामने आ रही हैं ना, जैसे स्पिटिंग की और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, इस पर रोकथाम लगाई जा सके। इसके अलावा भी और बहुत सारे रूल यहाँ पर बताए गए हैं जिनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर या मैनेजर, इन सब का नाम और पता डिटेल डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ढाबों या रेस्टोरेंट के खान पान प्रतिष्ठानों की सघन जांच हो सकती है। हर कर्मचारी को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जो भी कर्मचारी वहां आता है पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराए, उसके बाद फिर वहां नियुक्त हो। सेफ हो या फिर कोई वेटर हो, इन सबको ग्लव्स लगाना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वहां पर या तो सर्व कर पाएंगे या खाना बना पाएंगे। गंदी चीजों की मिलावट या तो मिलावट अगर मिली तो संचालक और प्रोपराइटर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ में सीसीटीवी अनिवार्य किया गया है, जहां पर खाना बनता है और जहां पर सर्व होता है उन सब जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, और जब पुलिस की आवश्यकता पड़े तो उन्हें वो ले भी सकती है। तो ये सब चीजें कब हुई? क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी युक्त घी यूज किए गए थे। ठीक है, तो इसकी घटना सामने आई थी, इसको लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश जो है, और भी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली थी, जिससे ऐसा ही कुछ रूल अनाउंस किया गया था। सावन के टाइम पर आपने देखा था, कांवड़ यात्री जब निकल रहे थे तब। तो ये सब चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट किया गया है। फिलहाल ये मेरी वीडियो रही आज की एनालिसिस करंट अफेयर की। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने संकल्प बैच नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कीजिए फटाफट से, और अर्जुन बैच भी ज्वाइन कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मैंने पूछा था, मनमोहन सिंह जी को नियुक्त किया है, मनमोहन को नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों 2018 से हुई थी। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको भी। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नाम नगर रखा गया है, ये भी कमेंट करके बताइए। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, इनका आपको आंसर करना है डिटेल के साथ। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।